स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी हेल्दी पे। आज तक हमने जितने भी मरीज देखे हैं उन सब में जो सबसे ज्यादा कष्टदायक कंडीशन अगर किसी भी पेशेंट की होती है तो वो दमा अस्थमा के पेशेंट की होती है, क्योंकि सांस एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अगर उसे लेने के लिए भी आपको हर मिनट हर सेकंड संघर्ष करना पड़ जाए तो इससे ज्यादा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती। पहले टाइम पे ऐसे कहा जाता था कि जो दमा है दम निकलने के साथ ही जाता है, बट यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर भगवान ने कोई समस्या पैदा की है तो उसका समाधान भी उसके साथ पैदा किया है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और यकीन माने अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपकी अस्थमा की जो समस्या है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी। बट जरूरी है कि आप पूरी वीडियो देखें, बीच में वीडियो छोड़ के ना जाए। सबसे पहले तो मेंटल एक्सेप्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी। समस्या से भागिए मत, सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये समस्या है। अस्थमा के पेशेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि वो एक बार अस्थमा अटैक आने पर जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसके बाद डरना स्टार्ट कर देते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। तो डरने की बात नहीं है, सबसे पहले इसे एक्सेप्ट करें कि हाँ ऐसा है, क्योंकि जब डरते हो ना आप में घबराहट पैदा होती है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है, शरीर को ऑक्सीजन की जो जरूरत है वो भी बढ़ जाती है। और दमा के पेशेंट में घबराहट जैसी जो समस्या है बहुत आमतौर पर देखी जाती है। और जब भी पेशेंट में घबराहट होता है, दमा का पेशेंट बहुत छोटी छोटी बातों पे घबराने लग जाता है। जब भी घबराहट पैदा होती है हमारे शरीर की ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। उसके लिए क्या होता है, फिर छाती की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनको ज्यादा काम करना पड़ता है। उनको ज्यादा काम करना पड़ता है कम टाइम में तो उनमें जल्दी थक जाएंगी। और जब हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं तो अस्थमा अटैक के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अस्थमा के पेशेंट को हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि कोई भी अगर पैनिक सिचुएशन आती है तो उसमें रिलैक्स्ड माइंड अपना रखना है और बहुत ही शांत तरीके से उसे फेस करना है। ये जब तक आप अवेयर नहीं रहेंगे इस चीज के प्रति तब तक ये हैबिट डेवलप नहीं होगी। एंड दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं कई बार उन पर ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर पड़ने की वजह से या पेरेंट्स का रवैया ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। समटाइम्स पेरेंट्स के आपसी लड़ाई झगड़े भी बच्चों पे एक इमोशनल डिस्ट्रेस पैदा करते हैं, जिस वजह से अस्थमा जैसा जो डिजीज है वो बच्चों में डेवलप हो सकती है। दूसरा जो इसमें एक देखने वाली बात है, जब हम बड़ों की बात करते हैं तो बड़ों में एक इमोशनल डिस्ट्रेस जो सडनली आता है, किसी फैमिली मेंबर की या डेथ होगी, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, कोई लव ब्रेकअप्स हो गए, या फिर किसी तरह का कोई फिजिकल डिस्ट्रेस लाइक सर्जरी या फिर एक्सीडेंट्स लाइक दिस काइंड ऑफ जो चीजें होती हैं, ये भी कई बार अस्थमा एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स को डेवलप कर देता है। अब इसका सलूशन क्या है? देखो, इसका सलूशन बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया कि आसपास का माहौल जितना रिलैक्स्ड रहेगा उतना अच्छा है। अगर नहीं रह पा रहा तो आप अपने आप को रिलैक्स्ड रखें। इसके लिए आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। आप YouTube पे कोई भी 10-15 मिनट की मेडिटेशन सीखें एंड डेली उसको मॉर्निंग और इवनिंग में करना स्टार्ट करें। आप देखेंगे विद टाइम आपको बहुत इम्प्रूवमेंट इसमें नजर आएगी। एंड बच्चों के केस में स्पेशली आप उस पर पढ़ाई का प्रेशर जो है वो ज़्यादा ना डालें। इवन उनके टीचर से भी आप बात कर सकते हैं अगर आपके पेशेंट को अस्थमा है। एंड आप देखेंगे विद एज ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती जाए। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए वो है वेदर। जी हाँ, मौसम। आज मैं ऐसे सीक्रेट अस्थमा के आपको बताऊंगी जिसके बाद आप इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, बट या जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें इस चैनल को, बिकॉज आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है अभी एंड आगे चल के भी। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के अनुसार जो अस्थमा है इसके लिए 2 दोष जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एक है वात दोष, एक है कफ दोष। जब दोनों ही असंतुलन हो जाता है, जब इन दोनों दोषों का असंतुलन हो जाता है तब शरीर में ये अस्थमा रोग पैदा करते हैं। अब इनका असंतुलन होता कैसे है? देखो, जो ठंड है ना, ठंडी कोई भी चीज, ठंडा कोई भी मौसम, ये दोनों ही
वात और कफ दोष को बढ़ा देते हैं, एक नॉर्मल लिमिट से ज्यादा बढ़ा देते हैं। जब भी आप देखोगे बारिश का मौसम आएगा या सर्दियों का मौसम आएगा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसका रीजन होता है जो वात दोष है और कफ दोष है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉडी में। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको गर्म पानी पीना है। अगर गर्मियों में भी ऑल ऑफ सडन अगर अचानक से बारिश स्टार्ट कभी हो जाए तो उस दिन आपने कोसा पानी ही पीना है, आपने ठंडा पानी नहीं पीना है। और ना कोई ठंडी चीज लाइक आइसक्रीम खानी है और दही, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जो वात और कफ को डिस्टर्ब करती हैं। और अगर आपने अस्थमा को कंट्रोल करना है तो आपको वात और कफ को बैलेंस करना ही पड़ेगा। जितना ये बैलेंस्ड स्टेट में रहेंगे वात और कफ दोषा, उतना ही आप हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। एक काम तो आपने ये करना ही है। सेकंड जो बहुत ही जरूरी है, अगर कभी किसी को अस्थमा का अटैक आता भी है और आप उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हो तो सबसे पहले उसको बिठा दो, थोड़ा आगे करके गर्म पानी पिला दो, क्योंकि फर्स्ट एड तो देनी है ना पेशेंट को। फर्स्ट एड दो, गर्म पानी पिलाओ, क्योंकि गर्म पानी से क्या होता है, गर्म पानी में जो गर्मी है वो जो हमारी श्वास नलियां हैं उसमें फंसे हुए कफ को मेल्ट करके बाहर निकालती है। पेशेंट को आसानी में होती है फिर एयर अंदर खींचने में और बाहर छोड़ने में। अब दूसरी जो चीज मैं आपको बता दूं, जो ये अस्थमा के पेशेंट होते हैं इनमें नेचुरल एलर्जी होती है ठंडी चीजों के लिए और ठंडे मौसम के लिए। जब भी इनको एक्सपोजर मिलता है ठंडे मौसम का या फिर ठंडी चीजों का, इनकी श्वास नलियों में सोजिश पैदा हो जाती है। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आपने ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, दही, लस्सी ऐसी चीजों से दूर रहना है। और एक इसका बहुत अच्छी आपको मैं रेमेडी बताती हूँ कि जो गौमूत्र अर्क होता है, आप किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो। जब भी ठंडा मौसम हो आप सुबह 1 स्पून जो है 1 चम्मच गौमूत्र अर्क लो, उसमें 4 चम्मच कोसे पानी के, गुनगुने पानी के डालो, उसको आप पी सकते हैं। आप किसी भी कंपनी का गौमूत्र अर्क ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं जो हम यूज करते हैं अपने पेशेंट में उसका मैं लिंक डाल दूंगी। अदरवाइज आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गौमूत्र बेसिकली क्या करता है, गौमूत्र की जो तीखापन है और गर्मी है ये वात और कफ दोष को बैलेंस करेगा और एयरवेज को क्लियर करेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप इसको डेली यूज करें और आप जैसे जैसे यूज करोगे आपको इसके वंडरफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। यस, अगर आपने इस यूनिवर्सल लॉ को फॉलो कर लिया ना तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये क्या है यूनिवर्सल लॉ? देखो, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के अनुसार आप जो कुछ भी खाती हो ना उसका एंड प्रोडक्ट एक न्यूट्रिशियस जूस बनता है और वो न्यूट्रिशियस जूस शरीर के सारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट? अगर आपने पुअर क्वालिटी का खाना खाया लाइक यंग फूड, मैदा, ये सब चीजें खाई तो वो न्यूट्रिशियस जूस जो है वो पुअर क्वालिटी का बनेगा। चलो मान लिया आपने अच्छी क्वालिटी का खाना खाया, बट अगर आपकी डाइजेशन पुअर है तब भी वो जो एंड में न्यूट्रिशियस जूस बनता है वो पुअर क्वालिटी का बनेगा, जो कि क्या करेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा सारे बॉडी ऑर्गन्स को, जो अल्टीमेटली जैसे आप आजकल देख रहे हो स्टोन्स, सिस्ट, गांठ बनना शरीर में, पथरी होना, ट्यूमर, इन्फेक्शन और लो इम्यूनिटी, ये सब जो बीमारियां हैं ये इसी पुअर डाइजेशन और पुअर खाने की वजह से हो रहा है। तो आपको भी पता है कि जो लो इम्यूनिटी है ना ये अस्थमा के पैदा होने में बहुत बड़ा एक कारण है। और इस लो इम्यूनिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी डाइट। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप कोशिश करें कि फाइबरस फूड जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल ये ज्यादा ऐड करें अपनी डाइट में एंड कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, क्योंकि जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, कब्ज होगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर एसिडिटी भी होती है, छाती में जलन पड़ना, ये सब प्रॉब्लम होती है, तब भी अस्थमा की जो प्रॉब्लम है ये बढ़ जाती है पेशेंट्स में। तो आप ध्यान रखें, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी में से कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको ट्रीट जरूर करें। और लास्ट में मैं आपको एक रेमेडी देने जा रही हूँ जो आप प्लीज अपने, अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं ना तो इसको अपनी डाइट में, इसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड जरूर करें। आप अगर मॉडर्न की दवाई ले रहे हैं, कोई भी दवाई, एलोपैथी दवाई ले रहे हैं, आप ले सकते हैं। आप आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं, कोई भी आप लो, उसके लिए हम आपको नहीं रोक रहे, बट आप इस रेमेडी को जरूर ऐड करें और इसके रिजल्ट्स देखें। करना क्या है, आपको 1/4 टीस्पून लेना है दालचीनी पाउडर का, जी हाँ, और उसको ऐड करना है 1/2 टीस्पून ऑफ शहद। इनको अच्छे से मिक्स करके आपने इसको गुनगुने पानी के साथ सुबह और रात को लेना है।
करता क्या है ये, इन दोनों में ही ऐसी एक क्वालिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं कि ये सोजिश को कम कर सकते हैं और श्वास नलियों में फंसे हुए कफ को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। तो आप इस रेमेडी को फॉलो जरूर करें। एंड मैं लास्ट में यही कहूंगी कि अगर आपके आसपास कोई अस्थमा के पेशेंट हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड